हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हमने जो अपनी टारगेट सेट की सीरीज स्टार्ट की है उसका हम नेक्स्ट लेक्चर थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने पढ़ लिया अपने फंक्शन के बारे में, अपने सेट के बारे में, एलिमेंट्री सेट थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। हमने नेबरहुड के बारे में, लिमिट पॉइंट्स के बारे में, हर चीज़ सेट के बारे में डिस्कस कर ली। फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया, सेट की कार्डिनलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया। तो अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहता है वो है हमारा सीक्वेंस। जिसने ये लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके चैनल में देख सकते हैं। तो सीक्वेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किसी भी एग्जाम की सिलेक्शन में, क्योंकि हमें सीक्वेंस पे क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते ही मिलते हैं। जैसे सीक्वेंस के टाइप पे, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस पे मिल जाता है हमें क्वेश्चन देखने को, हमें सीक्वेंस की कन्वर्जेंस पे मिल जाता है, हमें यूनिकनेस में मिल जाता है, हमें सीक्वेंस का यूज करके उसकी अप्रोच पे, उसकी लिमिट पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से बेसिक से एडवांस की तरफ स्टार्ट करेंगे, इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको जब भी क्वेश्चन पेपर में दिखे तो आप देखते ही पता चल जाए कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, सीक्वेंस। अब सीक्वेंस होता क्या है? अब सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हमारे पास क्या होता है? अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन एफ जो कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर की ओर अप्रोच कर रहा है, तो उसकी टर्म्स को सीक्वेंस की किस तरीके से हम लिखते हैं उसको डिस्कस करते हैं हम। अब कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन एन अप्रोचेस टू आर है, आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि हमने फंक्शन पढ़ लिया तो हमें पता है इसको हम कैसे लिखते हैं। अब अपने यहाँ पे समझना है तो इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे। सीक्वेंस को इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके के ब्रैकेट का यूज किया जाता है सीक्वेंस में। तो ये एलिमेंट्स किस तरह आ जाएंगे हमारे पास? एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ सो ऑन, एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन प्लस 1 अप टू सो ऑन। क्योंकि ये रियल नंबर हमारे पास, हमें पता है इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो हमारे पास इन्फिनाइट टर्म जो है वो आ जाएंगी। अब जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रही है, एफ ऑफ 1 जो है फर्स्ट टर्म है, एफ ऑफ 2 सेकेंड, एफ ऑफ 3 थर्ड, एफ ऑफ 4 फोर्थ, एफ ऑफ एन हमारी nth टर्म होती है सीक्वेंस की, और एफ ऑफ एन प्लस 1 हमारे पास n प्लस 1th टर्म होती है किसी भी सीक्वेंस की। तो अब इसको ध्यान से समझिएगा, इन टर्म्स को हम इस तरीके से ना लिख के एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है a1, a2, a3 अप टू सो ऑन an प्लस 1 अप टू सो ऑन। इस तरीके से भी हम सीक्वेंस को लिख सकते हैं। अब आपने ध्यान से देखना है, एग्जाम्पल से इसको समझना है। अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एन हमारा सीक्वेंस है, तो इसमें किस तरीके की टर्म्स आ जाएंगी बेटा? हमारे पास एन हमें पता है नेचुरल नंबर होता है, तो हमारे पास किस तरीके आ जाएंगी? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, क्योंकि इनफिनिट टर्म्स आएंगी। तो इस तरीके से हम अपने सीक्वेंस को लिख सकते हैं। अब कोई और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर किस तरीके का सीक्वेंस आ जाएगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म आ जाएंगी। तो ये हमारे पास एन स्क्वायर इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर मैं 1 अपॉन एन ले लूँ सीक्वेंस, तो 1 अपॉन 1 जिसको हम अल्टीमेटली 1 ही लिखते हैं, फिर हमारे पास 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 4, इस तरीके की टर्म्स हमारे सीक्वेंस में आ जाएंगी। अब यहाँ पे मैं आपके पास लिख रही हूँ, अगर मैं किसी और कलर्स के पेन से लिखती हूँ, अगर मैं सीक्वेंस को इस तरीके से लिख रही हूँ, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि क्या ये मेरे पास सीक्वेंस होगा? क्या ये मेरे पास सीक्वेंस है? जैसे मैंने इसको इस तरीके से लिखा, क्या ये मेरे पास सीक्वेंस है? डेफिनेटली सीक्वेंस है, क्योंकि ये इस तरीके से लिखा जाएगा। कांस्टेंट सीक्वेंस है, एक ही टर्म आ रही है इनफिनिट टाइम, तो इसको हमने 1 से डिनोट किया है। सारी की सारी टर्म्स क्या होंगी? सिमिलर टर्म्स होंगी, 1 ही हर जगह पे लिखा जाएगा। तो ये भी हमारे पास सीक्वेंस बनता है। इसको मैं अगर फंक्शन वाले फॉर्म में लिखूं तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है बेटा, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1।
इस तरीके के जो सीक्वेंस होते हैं वो अक्सर हमें अचंभे में डाल देते हैं, जिससे कोई भी बच्चा होगा ऐसे देखेगा वन, अरे ये तो सीक्वेंस है ही नहीं, सिंगल ही टर्म आ रही है। नो, सिंगल टर्म इनफाइनाइट टाइम्स आ सकती है ना, ये हमारे पास सीक्वेंस है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल टू वन, तो वन 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 ही वैल्यू आएगी अगर एन की हम कोई भी टर्म। अब जैसे मैंने लिखा है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू वन, अब एन हमें पता है नेचुरल नंबर है, तो एन में अगर मैं कोई भी वैल्यू डालूं, जैसे एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ फोर, अप टू सो ऑन एन तक, तो हमेशा मेरे पास जो अल्टीमेट जो इसका आंसर आएगा वो हमेशा वन ही आएगा। तो इस तरीके का जो फंक्शन होता है वो भी हमारे पास सीक्वेंस होता है। तो हमारे पास आपने ध्यान रखना है जो कांस्टेंट टर्म्स वाले होते हैं ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस फॉर्म करते हैं। अब यहाँ से हमारे पास एक हमें रिजल्ट मिल रहा है, एक नोट मिल रहा है। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि टर्म ऑफ सीक्वेंस जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, हमारे पास इनफाइनाइट टर्म ऑफ सीक्वेंस होती है। जैसे हमने सीक्वेंस लिया था, अगर एन ही सीक्वेंस लिया था तो इसमें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स हमारे पास आ रही थी। तो हमारे पास जब भी कोई सीक्वेंस होता है उसमें हमेशा हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। अब हमने सीक्वेंस पढ़ लिया, अब जो इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे वो है हमारी रेंज ऑफ सीक्वेंस। हमारे पास क्या आ जाती है नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे पास पढ़ने के लिए, वो है हमारे पास रेंज ऑफ सीक्वेंस। अब कोई भी एन कोई अगर रियल सीक्वेंस है तो उसकी जो रेंज होगी बेटा वो इस फंक्शन की तरह डिनोट की जाएगी, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, इस तरीके से रेंज रहेगी। अब इसको आप एग्जांपल से समझिए, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैं सीक्वेंस ले रही हूँ बेटा 1/n, तो इसमें एलिमेंट किस तरीके से आ जाएंगे, 1 1/1 1 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन, इस तरीके के हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। अब अगर मैंने रेंज लिखनी है, अगर मैंने रेंज लिखनी है इस सीक्वेंस की 1/n की, तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी बेटा, इसकी रेंज को अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, रेंज में कौन कौन सी टर्म आ जाएगी, अगर हम लिखेंगे अप टू सो ऑन एन तक जा रही है, फर्स्ट वाली टर्म तो कांस्टेंट है और नीचे वाली टर्म जो एन वेरिएशन कर रहा है 1 से लेके एन तक, तो ये 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, रेंज आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी बेटा, रेंज आ जाएगी। अब अपनी एक और चीज ध्यान में रखनी है, जब भी हमने सीक्वेंस लिखना है तो इस तरीके के ब्रैकेट का यूज करना है, और जब भी हम रेंज लिखेंगे, क्योंकि रेंज हमारे पास एक सेट होती है, तो हमने अभी पढ़ा था कि हमने अपने सेट को किस तरीके से लिखते हैं, हम सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो रेंज को हमेशा बेटा करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा और आपके सीक्वेंस को हमेशा इस तरीके के ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, जब भी इस तरीके का ब्रैकेट हो तो रेंज के लिए डिनोट किया जाता है, आपने गलती से भी इस तरीके का ब्रैकेट यूज नहीं करना होता है। इस तरीके का अगर ब्रैकेट यूज किया गया है तो वो हमेशा हमारे पास सीक्वेंस ही रहेगा। अब कोई और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ये तो इस तरीके से एग्जांपल आ गया, अब और एग्जांपल हम लेके देखते हैं। अगर मैं कोई और एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लेते हैं n/1 + n, ये मैं सीक्वेंस ले रही हूँ, तो इसमें किस तरीके के एलिमेंट आ जाएंगे बेटा, अगर मैं n को 1 वैल्यू देती हूँ तो 1 1 + 1 1/2, तो यहाँ पे आ रहा है 1/2, 1 पे 2 पे कितना आ रहा है बेटा 2 2/3 3/4 अप टू सो ऑन, इस तरीके के हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे। तो हमारे पास रेंज क्या आ गई, रेंज क्या आ जाएगी हमारी, ये जितने भी इस फंक्शन में वैल्यू पुट करके वैल्यूज आ रही हैं वो सारी की सारी हमारे पास रेंज हो जाती है। तो रेंज क्या आ गई हमारी, ये सारी की सारी टर्म्स हमारी क्या आ जाएंगी, रेंज आ जाएंगी। अब एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ पे मैं आपको एक नोट लिखवा देती हूँ, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, नोट लिखवा देती हूँ मैं आपको। हमारे पास नोट में क्या आ जाएगा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस आर रेंज,
जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट उस सीक्वेंस में बनेंगे वो उसकी रेंज आ जाएंगे। जैसे अगर 1/n को मैं सीक्वेंस ले रही हूँ तो 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन, ये सारी की सारी टर्म्स जो है सीक्वेंस की, ये सारी की सारी हमारा रेंज का सेट जो है वो फॉर्म करेंगी। रेंज के सेट में हमारे पास ये सारी की सारी टर्म्स हमें, ये वाली सारी की सारी टर्म्स हमें देखने को मिलेंगी, ये हमारा रेंज को फॉर्म करेंगी। आई होप आपको रेंज क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो भी हमारे हमारे एचपी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप के सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर गेट की, क्योंकि ये आईआईटी जैम के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि गेट और सीएसआईआर नेट के लिए, क्योंकि सिलेबस आईआईटी जैम में थोड़ा लेवल कम आता है और सीएसआईआर में हमारा थोड़ा लेवल हाई आता है और एचपी सेट में भी थोड़ा लेवल कम रहता है। ये हर एक एग्जामिनेशन में मैथ्स के किसी भी हायर एजुकेशन के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले सेशन है। तो आप जितना हो सके उतना इनको और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके। हम इस तरीके से आपको रियल एनालिसिस करवाएंगे कि आपको लाइफ में कभी किसी भी पॉइंट पे रियल एनालिसिस के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है वो हमारे पास टाइप्स बेटा, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस पढ़ लिया हमने, अब हमारे पास सीक्वेंस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हम टाइप पढ़ रहे हैं वो हमारा कांस्टेंट सीक्वेंस। अब जैसा कि मैंने आपको पीछे करवाया भी था कि अगर मेरे पास इस तरीके का कोई फंक्शन है तो क्या वो सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। अब ने अभी किया था स्टार्टिंग में ही, हाँ, क्योंकि इसमें टर्म्स हमारे पास क्या आ रही है, हमेशा 1 आ रही है। तो ये जो सिंगल ही टर्म के इसका कांस्टेंट जो टर्म का जो सीक्वेंस होता है इसे हम कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कांस्टेंट सीक्वेंस। जैसे इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे अगर मैं 2 ले लूं तो इसमें हमेशा 2 2 2 अप टू सो ऑन, तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 0 के साथ ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, टर्म्स 0 0 0 0 अप टू सो ऑन, तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। तो इस तरीके के जो सीक्वेंस होते हैं वो हमारे क्या रहते हैं बेटा, कांस्टेंट सीक्वेंस रहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप की जो हमारी सीक्वेंस है वो है बाउंडेड सीक्वेंस। अब हमने बाउंडेड सेट पढ़े थे, बाउंडेड फंक्शंस पढ़े थे, अब हमें बाउंडेड सीक्वेंस पे आ गए हैं। अब बाउंडेड सीक्वेंस क्यों बोलता है कि अगर f ऑफ n बाउंडेड है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो वो सीक्वेंस जो हो जाएगा वो बाउंडेड हो जाएगा। अब सेकंड डेफिनेशन भी देख लेते हैं हमारे पास। ओके, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करके बताती हूँ फिर आप समझ जाएंगे। अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है, मान लीजिए हमने सीक्वेंस लिया है an क्या लिया है हमने, सीक्वेंस लिया है, हमने चेक करना है वो बाउंडेड है। तो वो बाउंडेड कब होगा, ये हमारा सीक्वेंस बाउंडेड होगा बेटा जब इस सीक्वेंस की रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस जो होगा अगर वो बाउंडेड हुआ हमारा, तो हमारा अल्टीमेटली सीक्वेंस भी बाउंडेड हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है अगर रेंज बाउंडेड है तो सीक्वेंस बाउंडेड है। तो हमारे पास, हमें बाउंडेड की कंडीशन पता है कि हमारे पास हमेशा कोई ऐसा रियल नंबर के एग्जिस्ट करता है, ऐसा रियल नंबर, यहीं से आपका अपर और लोअर बॉन्ड का भी रिवीजन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लोअर बॉन्ड के लिए हमने क्या किया था कि कोई ऐसा के एग्जिस्ट करेगा जो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा an के लिए। और अपर बॉन्ड के लिए क्या कंडीशन होती थी बेटा, हमारी कंडीशन होती थी कि कोई ऐसा के एग्जिस्ट करेगा जो हमेशा ग्रेटर और इक्वल होगा हमारे पास के के लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, हर एक नंबर के लिए। ये सॉरी an है यहाँ पे an। तो ये हमारी अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड की कंडीशन होती थी। यहां से फिर हमारी बाउंडेड की कंडीशन क्या आ जाती थी कि k लेस देन इक्वल्स टू an लेस देन इक्वल्स टू k। अब ये लोअर बॉन्ड वाले k को और अपर बॉन्ड वाले को अगर हम सिमिलरली लेके चलेंगे, एलिमेंट तो कोई k और k डैश ही एग्जिस्ट है, तो हम अगर सिमिलर लेके चलेंगे तो कंफ्यूजन रहता है बेटा, तो हम इसको लेके चलेंगे लोअर बॉन्ड वाले को k डैश इज लेस देन इक्वल टू k इज लेस देन इक्वल टू k।
तो ये कंडीशन हमारी किसके लिए बन जाती थी बेटा? ये कंडीशन बन जाती थी हमारी बाउंडेड के लिए। ये बाउंडेड के लिए बन जाती थी, ये लेते थे जब हमारे पास कोई फंक्शन या सेट होता था। लेकिन अब हमारे पास सीक्वेंस है, तो अगर ये वाली हमारे पास बाउंडेड हो गई चीज, ये हमारे पास बाउंडेड आ गया जो रेंज सेट है, तो हमारा सीक्वेंस ए एन क्या आ जाएगा बेटा? यहां से फिर हमारे पास ए एन हमारा हो जाएगा बाउंडेड। आपने बेसिकली देखना है कि अगर उसका रेंज सेट बाउंडेड है तो वो बाउंडेड हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं कुछ एक, जैसे मैं एग्जाम्पल में ले रही हूँ बेटा 1/n ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ये सीक्वेंस में ले रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा? 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन। इस तरीके का सीक्वेंस मेरे पास बन रहा है। अब ये मेरे पास सीक्वेंस बन रहा है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें बेटा, मैं कोई और कलर का पेन ले लेती हूँ। अगर इसको ध्यान से देखें बेटा, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 1 आ रही है, ये 1/2 वही 0.5 आ रहा है। ये हमारे पास उससे भी छोटी टर्म होती जा रही है, 0.6 में इस तरीके से डिक्रीज हो रही है। अगर आप इसको देखें बेटा, इसको ध्यान से देखें, तो ये 1 से लेके 10 करते करते एक टाइम पे 0 की ओर मूव कर जाएगा, यहां से जाते जाते 0 पे पहुंच जाएगा। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या आ गया बेटा? बाउंडेड आ गया, क्योंकि ये कहां से कहां तक बाउंडेड हो रहा है? 1 से 0 तक। 1 से 0 के बीच में ये फंक्शन हमारा बाउंडेड है, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू एक टाइम पे जाके अप्रोच कर लेंगी अपनी 0 को, 0 की ओर जा रही है, 1 से हमेशा भाग रही है, थोड़ी 0 के पास पास जाती जा रही है। तो ये वाला क्या हो गया बेटा? हमारा बाउंडेड हो गया। अब अगर हम कोई और एग्जांपल लें, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ n/1 + n। लेट मी इरेज दिस, ये थोड़ा गलत लिखा गया। अगर मैं सीक्वेंस ले लेती हूँ बेटा n/1/n, ये मैंने सीक्वेंस ले लिया, तो मेरे पास टर्म्स क्या आ जाएंगी सीक्वेंस की? 1 के टाइम पे 1 यहाँ पे पुट करूँ तो 1 + 1 2, तो 1/2 आ रही है बेटा, 2/3 आ रही है, 3/4 आ रही है, अप टू सो ऑन। इस तरीके की मेरे पास टर्म्स आ रही हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बन रहे हैं मेरे पास 0.5, 0.6, 0.7, और ये 10 ऐसे जाते जाते एक टाइम पे हमारे पास 1 की ओर अप्रोच कर जाएगा बेटा। तो इसकी बाउंडेशन कहाँ से आ गई? 0.1 से 1 के बीच में ये बाउंडेड आ गया, या इसको 0.5 को इस बेटर है आप 1/2, 1/2 से 1 में ये हमारा सीक्वेंस क्या आ रहा है? बाउंडेड आ रहा है। इसके बीच में वैल्यूज लाइक कर रही हैं, तो हमारा ये सीक्वेंस क्या आ रहा है? बाउंडेड आ रहा है। लेकिन तब तक हमारे पास इन्फिनिट टर्म जो है वो एग्जिस्ट कर जाएंगी 1 तक पहुंचते पहुंचते, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सीक्वेंस बाउंडेड, क्योंकि ये 1 की ओर अप्रोच कर रहा है। अब अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ आपका -1/n ले लेती हूँ, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ रही है बेटा? -1, -1/2, -1/3 अप टू सो ऑन। तो ये कहाँ से, ये सीक्वेंस यहाँ से -1 से स्टार्ट हुआ और किस की ओर मूव कर रहा है? -1 से जाते जाते ये सीक्वेंस हमारे पास 0 की ओर मूव करेगा, 1 की ओर मूव करेगा, तो हमारे पास ये सीक्वेंस कहाँ से? -1 to 1 के बीच में बाउंडेड आ गया। अब अगर आप बेटा सीक्वेंस n को देखें, तो इसमें टर्म्स हमारी कैसी आती हैं? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये हमारा सीक्वेंस n रहता है। लेकिन हमें नहीं पता है ना, ये वैल्यूज तो बढ़ती जा रही हैं कॉन्टिन्यूसली वैल्यूज जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं, इन्फिनिटी पे जाके रुकेंगी। हमें नहीं पता इसके कोई इन्हीं दो टर्म्स के बीच में ये बाउंडेड हो ही नहीं रहा है। तो हमेशा जो ये वाला सीक्वेंस होता है, जो n नेचुरल नंबर वाला जो सीक्वेंस होता है, ये हमारे पास क्या रहता है बेटा? अनबाउंडेड। ये सीक्वेंस क्या रहता है हमारे पास? अनबाउंडेड। n जो सीक्वेंस रहेगा हमारे पास वो हमेशा अनबाउंडेड रहेगा, n हमेशा हमारे पास अनबाउंडेड रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब यहां से हमारे पास एक रिजल्ट मिलता है बेटा कि सुप्रीमम और इन्फीमम जो होता है रेंज सेट का, वही हमारा सुप्रीमम और इन्फीमम हो जाता है। जैसे हमने निकाला था कि हमारा जो 1/n है, जिसमें सीक्वेंस 1/n है, जिसमें वैल्यूज आ रही थी हमारे पास 1, 1/2 अप टू सो ऑन। तो ये जो है 1 और 0 के बीच में
इसी सेट में आ रहा था, तो यहाँ से बेटा हमारा सुप्रीमम और इन्फीमम हमें मिल गया। तो जो इस रेंज सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम होगा वही हमारे सीक्वेंस का भी सुप्रीमम और इन्फीमम होगा। ये जो हमारा रिजल्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जब भी एग्जामिनेशन में एमएसक्यू हमारे पास देखने को मिलते हैं या एमसीक्यू जब हम अप्रोच रहता है हमारे पास, तो हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी सीक्वेंस के रेंज सेट के सुप्रीमम और इन्फीमम है, क्योंकि रेंज सेट के सुप्रीमम और इन्फीमम निकालना इजी हो, अगर जो सुप्रीमम और इन्फीमम हमारे रेंज सेट के रहेंगे वही सुप्रीमम और इन्फीमम हमारा जो है वो उस सीक्वेंस का रहने वाला है। तो आपने रेंज सेट के सुप्रीमम और इन्फीमम निकाल लिए, वही हमारे सुप्रीमम और इन्फीमम रहने वाले हैं उस सीक्वेंस के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट जो चीज आती है बेटा वो आती है हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्या होता है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होते हैं हमारे पास, जैसे ये तो इस तरीके से वैल्यूज हमेशा इंक्रीज करती जाएगी, वो हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ गए। ठीक है बेटा, अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का क्या मतलब है? अगर कोई फंक्शन कोई सीक्वेंस हमारे पास एफ एन है तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होगा बेटा? अगर एफ एन हमारे पास, ये हमने एफ एन सीक्वेंस ले लिया एफ ऑफ एन, तो हमारा एफ ऑफ एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होगा? एम आई कब होगा हमारे पास? जब एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। जब भी हमारा एफ ऑफ एन वो लेस देन और इक्वल्स टू होगा हमारा एफ ऑफ एन प्लस वन, तो हमारे हर एक एन की वैल्यू के लिए, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं और क्लियर होता जाएगा आपको। मैं इसको यहीं पे इरेज कर देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। मैं एग्जांपल ले रही हूँ एन का। अब सीक्वेंस 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इस तरह जा रहा है, तो क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है? अब अगर आप देखें ध्यान से तो हाँ ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, क्योंकि एफ ऑफ वन जो है बेटा वो लेस देन इक्वल टू है एफ ऑफ वन प्लस वन, मतलब एफ ऑफ टू से, उसकी नेक्स्ट टर्म से। उसी तरह एफ ऑफ टू लेस देन इक्वल टू है एफ ऑफ थ्री से, ये एफ ऑफ फोर से, और इसी तरह ये एफ ऑफ, हमें क्या मिल जाएगा? एफ ऑफ एन जो होगा लेस देन इक्वल टू होगा हमारा एफ ऑफ एन प्लस वन। इसकी वैल्यू इससे कम ही आ रही है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस क्या आ गया बेटा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये हमेशा से इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जो है वो सीक्वेंस हो गया। अब और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं एन स्क्वायर का ले रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता जाएगा। तो ये सीक्वेंस इसके प्रीवियस टर्म, इसके नेक्स्ट टर्म से स्मॉलर है। यहाँ पे भी एफ ऑफ हमारा एन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन प्लस वन आ रहा है। हर एक टर्म इंक्रीज कर रही है, मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, एक टर्म दूसरी से बड़ी है, कोई यहाँ पे गैप नहीं आ रहा है, ब्रेक नहीं आ रहा है कि एक टर्म बड़ी है दूसरी छोटी है। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब अगर मैं एक फंक्शन लिख रही हूँ कि आप बता सकते हैं कि क्या ये जो वन है ये मेरे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा? इस तरीके के जो कांस्टेंट फंक्शन होंगे क्या वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी? ये यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। अब वन के इसमें किस तरीके के एलिमेंट्स आएंगे बेटा? 1 1 1 1 1 इस तरीके के अप टू सो ऑन। अब क्या ये मेरे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा? हाँ, मैं कह रही हूँ कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, लेकिन अब आपको लगेगा कि सारी वैल्यूज तो एक ही हैं, ये तो एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कैसे होगा? यहाँ पे तो
एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ नेक्स्ट टर्म के इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ 2 आ रहा है, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कैसे होंगे? अब आप इसको ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ओह सॉरी, ताकि मैं एंड रिजल्ट यहीं पे लिख सकूँ इसका। इट अलग अलग है, थोड़ा पेन। अब इसको ध्यान से देखिए बेटा, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब जैसे मैंने बोला था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का फंक्शन का तो सीधा इंक्रीज होती जाती है वैल्यू। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का बेटा ग्राफ कैसे आता है? अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे ये इक्वल पे भी आ रहा है, हमें सेम सिमिलर वैल्यूज भी मिल रही हैं, फिर इंक्रीजिंग, फिर सिमिलर, फिर इंक्रीजिंग। तो यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है बेटा, ये वाला जो सेगमेंट है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? हमारे पास कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन प्लस 1। अब इस इनइक्वालिटी को आपने ध्यान से देखना है। अगर तो होता ये हमारे पास सिर्फ लेस देन, तो हमारे पास सिर्फ लेस टर्म जो इंक्रीजिंग थे नॉर्मली वही टर्म्स आते, लेकिन यहाँ पे ये इनइक्वालिटी ये इक्वल्स टू भी अवेलेबल है बेटा। अगर एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन प्लस 1 भी आता है तो भी हमारे पास फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही होगा। अब इस कंडीशन में भी हर एक वैल्यू सिमिलर आ रहा है तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये कांस्टेंट फंक्शन होके भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। आपने ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट जो फंक्शन होते हैं हमारे पास वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होते हैं। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होता है कि जब भी हम ऑप्शंस एग्जाम में देखते हैं तो हमें लगता है कि ओ ये तो हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, तो ये तो इंक्रीज कर ही नहीं रहा है। अगर इंक्रीज नहीं कर रहा है तो अगर कांस्टेंट इंक्रीज कर ही नहीं रहा है तो हमारा ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा ही नहीं, और हम यहीं पे गलती कर जाते हैं जब भी हम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, यहीं से हमारी गड़बड़ हो जाती है और हमारे मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का कंडीशन है बेटा वो कंडीशन ही कहता है कि लेस देन इक्वल्स टू, अगर इक्वल भी टर्म्स आ रही हैं तो भी वो जो हमारा सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही रहने वाला है। अब देखो मैं एक और एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे जैसे मेरे पास सीक्वेंस में टर्म्स दी गई हैं इस तरीके से, क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा? क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा? हाँ, ये इससे इंक्रीज हो रहा है यहाँ, फिर इक्वल्स पे आ रही है, और हमने अभी देखा कंडीशन की इक्वल्स भी होंगे तो भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, फिर यहाँ से जा रहा है, फिर थोड़ा गैप लग रहा है इक्वल, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फिर से इक्वल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। क्योंकि बेटा जब इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, प्लीज इग्नोर माई लाइन, तो ये 1 के लिए ऐसे, फिर 2 पे थोड़ा ऐसे रहेगा, फिर 3 के लिए थोड़ा जंप करेगा, फिर से 3 है हमारे पास तो ये इस तरीके से रहेगा, फिर 4 के लिए जंप किया, फिर से इस तरीके से, तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा जो कि हमारा क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का ग्राफ रहता है। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो चीज है बेटा वो है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसकी कंडीशन को ये आपने देखना है डायरेक्ट। अगर एफ एन कोई मेरे पास सीक्वेंस है तो एफ ऑफ एन इज लेस देन एफ ऑफ एन प्लस 1। अब ये जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी अवेलेबल नहीं है बेटा। अगर इनइक्वालिटी नहीं अवेलेबल है तो जो टर्म्स होनी चाहिए वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करनी चाहिए, उसके बीच में इक्वल वाले टर्म नहीं आनी चाहिए। तो अब अगर इसका मैं एग्जांपल लूं आपके सामने तो ये इसमें मेरा नेचुरल नंबर एग्जांपल आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जा रहा है। ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, एक के बाद दो, हमारे पास एफ ऑफ 1 2 से स्ट्रिक्टली छोटा है, ये 3 से स्ट्रिक्टली छोटा है, ये 4 से स्ट्रिक्टली छोटा है, मतलब एफ ऑफ एन जो होगा हमारा स्ट्रिक्टली छोटा होगा एफ ऑफ एन प्लस 1 से। तो ये तो हमारा क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी मैं टंग स्लिप हो गया, फंक्शन नहीं सीक्वेंस, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ जाएगा। अगर कहीं पे मैंने पहले भी फंक्शन बोला तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो सीक्वेंस के लिए ही है, जस्ट जब हम पढ़ा रहे थे फ्लो में हमारा अभी फंक्शंस भी पढ़े थे तो फंक्शन निकलता रहता है, क्योंकि एफ ऑफ एन हम नोटेशन लेते हैं ना फंक्शन के लिए भी, तो इसलिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब हमारे नेचुरल नंबर तो आगे बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर मैं और एग्जांपल लूँ, मैं एग्जांपल ले रही हूँ आपके पास एन स्क्वायर का, तो ये भी 1 4 9 16 अप टू सो ऑन,
ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर मैं माइनस 1/n का लूँ तो 1, फिर -1/2, फिर -1/3 अप टू सो ऑन, ये भी हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब इसमें जो बेटा कांस्टेंट फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या कोई ऐसा फंक्शन जिसमें इस तरीके से टर्म रिपीट हो रही थी, इस तरीके के फंक्शन हमारे पास नहीं आएंगे। इसमें वही फंक्शन आएंगे जिसमें इक्वल्स टू वाली कंडीशन होल्ड ही नहीं करेगी। ये इनइक्वलिटी अगर होल्ड नहीं करेगी, सिर्फ ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी, तो हमारे क्या हो जाएंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये भी बेटा उसी तरह है जिस तरह इंक्रीजिंग थे उसी तरह डिक्रीजिंग, बस कंडीशन क्या है, लेट मी क्लियर दिस, यहाँ पे ओके, एक गड़बड़ है डेफिनेशन में। ओके फाइन। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब रहेंगे बेटा, जब f ऑफ n इज ग्रेटर इक्वल टू f ऑफ n प्लस 1। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूं, ये होंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट। अगर मैं माइनस ऑफ n का एग्जांपल ले लेती हूँ, सीक्वेंस माइनस ऑफ n, इसमें किस तरीके की टर्म आ जाएंगे बेटा, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। अब जितनी छोटी माइनस की टर्म होगी उसकी वैल्यू उसी तरह से चलेगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। 1/n को ले लेती हूँ मैं, 1, 1/2, 1/4 अप टू सो ऑन। ये भी हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ जाएगा, क्योंकि 1 से छोटा है ना, 1 ये 0.5 जा रहा है, ये 0.6, इसी तरीके से वैल्यू कम होती जाएगी, 1 सबसे बड़ा आएगा, तो f ऑफ n हमारे पास बड़ा आ रहा है f ऑफ n प्लस 1 से, तो ये हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गए। और एग्जांपल ले लेते हैं, सीक्वेंस हमारे पास इस तरीके जो कांस्टेंट सीक्वेंस आते हैं ये भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग रहते हैं और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी रहते हैं, क्योंकि इनमें फर्क ही नहीं पड़ता है वैल्यू का बेटा। -1 भी आ गया इसमें, -1, -1, -1, क्योंकि इक्वल्स टू वाली कंडीशन भी होल्ड करती है ना, आपकी इक्वल्स टू वाली कंडीशन भी होल्ड करेगी, तो ये हमारे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ गए। अब -n का स्क्वायर, n का स्क्वायर और बाहर माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा, -1, -4, -9, -16 अप टू सो ऑन, इस तरीके से सीक्वेंस। अब यहाँ पे f ऑफ 1 जो है बेटा वो ग्रेटर है f ऑफ 2 से, वो ग्रेटर है f ऑफ 3 से, उसी तरह हमारे पास f ऑफ n ग्रेटर आ जाएगा f ऑफ n प्लस 1 से। तो हमारे ये वाले जो सीक्वेंस आ जाएंगे ये मोनोटोनिकली क्या आ जाएंगे, डिक्रीजिंग आ जाएंगे। अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के बाद हमारे पास जो चीज आती है बेटा वो आती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली तो हमने कर लिया, अब स्ट्रिक्टली में क्या आ जाएगा, वो जो लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन थी ना बेटा वो हट जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब इसमें कौन से एग्जांपल आएंगे बेटा, इसमें आएंगे -n, ये सीक्वेंस आ जाएगा, जैसे -1, -2 अप टू सो ऑन। इसमें f of 1 strictly greater, f of 2 strictly greater up to so on, f of n strictly greater, f of n plus 1। तो ये सीक्वेंस क्या आ जाएगा हमारा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। उसी तरह अगर हम 1/n की वैल्यू लेते हैं बेटा, तो 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन। अब ये 1 सब f ऑफ 1 जो है वो बड़ा आ रहा है स्ट्रिक्टली f ऑफ 2 से, स्ट्रिक्टली f ऑफ 3, तो ये क्या आ रहा है बेटा, यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि f ऑफ n जो वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर है f ऑफ n प्लस 1 के, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होते हैं वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो सकते हैं, अगर वो इक्वल नहीं कर रहे हैं किसी भी वैल्यू के लिए तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होंगे। अगर इक्वल, मोनोटोनिकली में इक्वल भी आ जाएंगे और लेस और ग्रेटर भी आ जाएंगे,
इंक्रीजिंग के लिए जैसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इक्वल भी आ गया और ग्रेटर वाली टर्म्स भी आ गई। अगर स्ट्रिक्टली की बात करें तो इक्वल वाली टर्म नहीं आएंगी, जस्ट ग्रेटर वाली टर्म आएंगी। उसी तरह अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की बात करें तो एफ एन जो ग्रेटर होगा एफ ऑफ एन प्लस वन से, तो वो वाली टर्म्स आ जाएंगी और इक्वल्स टू वाली भी आ जाएंगी जब मोनोटोनिकली लगाए। जब मोनोटोनिकली वर्ड हट गया, स्ट्रिक्टली आ गया आपके पास, तो एफ ऑफ एन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर होना चाहिए एफ ऑफ एन प्लस वन की, उसमें इक्वल वाली कंडीशन होल्ड नहीं करेंगी, तो वो सारे के सारे सीक्वेंस हमारे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आए। अब इसमें ना एक रिजल्ट आपको पता लग रहा होगा बेटा, यहां से एक रिजल्ट पता लग रहा होगा कि जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है वो हमारे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वो हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये ऑल मोनोटोनिकली फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं हो सकते, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो फंक्शन है, ऑल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। या डिक्रीजिंग में आप इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग भी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों के लिए सेम ही कंडीशन चलेगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। तो जो हमारे पास स्ट्रिक्टली वाले हैं वो सारे के सारे हमारे पास मोनोटोनिकली होंगे, लेकिन जो सारे मोनोटोनिकली सीक्वेंस हैं वो हमारे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होंगे। मतलब मोनोटोनिकली तो इंप्लाइज, स्ट्रिक्टली तो इंप्लाइज कर रहा है हमारे पास मोनोटोनिकली, लेकिन मोनोटोनिकली डजंट इंप्लाइज कि वो स्ट्रिक्टली भी होगा। मोनोटोनिकली है तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली भी होगा, बट अगर स्ट्रिक्टली है तो डेफिनेटली वो हमारे पास मोनोटोनिकली होगा ही होगा। तो ये रिजल्ट जो होता है हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब ये क्या कहता है हमारे पास, ये नोट है बेटा एक, सॉरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास, इसको आपने ध्यान में रखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नोट है कि यहीं से हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है कि अगर ए एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, वो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब इसको आप इस तरीके से देखो बेटा, इसको आपने इस तरीके से देखना है, जैसे अगर मैं 1/n ले रही हूं, ये होता है हमारे पास 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन। हमें पता है बेटा ये क्या है हमारे पास, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ए एन से डिनोट कर देती हूँ मैं, ये मेरा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये वाला ए एन वाला जो मैंने सीक्वेंस लिया ये मेरा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, हमें पता है 1 से छोटी टर्म की ओर मूव कर रहा है। अब अगर मैं इसी का माइनस ऑफ ए एन कर दूं, माइनस ऑफ ए एन सीक्वेंस लिख दूं बेटा, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/n विच इज इक्वल टू -1 -1/2 -1/3 अप टू सो ऑन, ये आ गया बेटा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो माइनस में जितनी बड़ी टर्म होती है वो उतनी ही छोटी होती है, जितनी छोटी टर्म्स होती है माइनस की वो उतनी ही बड़ी होती है। तो ये क्या आ गया, ये यहां से जब तक माइनस नहीं था तब तक तो डिक्रीज था, अब ये छोटी टर्म बन गई और ये बाकी की टर्म्स बड़ी, तो ये क्या हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। ये सीक्वेंस हमारा माइनस ऑफ ए एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। तो यहां से यही तो ये प्रॉपर्टी कह रही थी कि अगर कोई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ए एन लेके चलते हैं वो तब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा इफ एंड ओनली इफ उसका जो नेगेटिव ऑफ द फंक्शन है वो अगर डिक्रीजिंग होगा। अगर इंक्रीजिंग ले रहे हैं तो नेगेटिव डिक्रीजिंग आना चाहिए, और जब डिक्रीजिंग ले रहे हैं तो नेगेटिव इंक्रीजिंग आना चाहिए। इसमें जैसे हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे एन का भी ले सकते हैं। अगर ये मैंने सीक्वेंस ले लिया तो ये मुझे पता है 1 2 अप टू सो ऑन जा रहा है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है।
बट जब मैं माइनस ऑफ एन लेती हूँ बेटा, माइनस ऑफ ए एन करती हूँ इसका, तो ये क्या आ जाएगा, -1 -2। अच्छा ये भी तो इंक्रीजिंग ही आ रहा है, ओके ओके ओके। ओके ये 1 के लिए ही कंडीशन होल्ड करेगा, 1 के लिए, ओके। तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जब भी हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन को लेके चलेंगे तो हमारे पास माइनस ऑफ ए एन, हमारे पास क्या आ जाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये कंडीशन जो है वो होल्ड करेगी। अगर कोई इसके लिए इस तरीके से भी ले सकते हैं कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन लेके चले हम, तो माइनस ऑफ ए एन क्या आ गया हमारे पास, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ जाएगा। यही हमारी कंडीशन जो है वो होल्ड करती है। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब ये जो हमारे पास जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अभी तक तो हमने सीक्वेंस देख लिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सभी। अब लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस जो है वो गेम चेंजिंग का काम करता है, क्योंकि ये हमारा लिमिट आगे कॉन्टिन्यूटी फिर सीक्वेंस कन्वर्जेंस में हर एक चीज में हेल्पफुल रहेगा। पर लिमिट ऑफ सीक्वेंस करने से पहले हमें लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले करेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है बेटा सीक्वेंस का, अगर मैंने ए एन कोई रियल सीक्वेंस ले लिया तो जो रियल नंबर, उसके लिए हमारे पास एक रियल नंबर एल आ जाएगा, जो हमारे पास जिसको हम लिमिट पॉइंट बोलेंगे उस सीक्वेंस का। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एल, उसका जो एल का नेबरहुड है कंटेन्स इनफाइनाइट मैनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, वो क्या करना चाहिए, इनफाइनाइट मैनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस जो वो कंटेन करना चाहिए। अब ये डेफिनेशन कुछ सुनी सुनी लग रही है ना, कुछ सुनी सुनी लग रही है। ऐसी ही डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी है, शायद पढ़ी है ना, हमने ऐसी ही डेफिनेशन हमारा लिमिट पॉइंट ऑफ सेट में भी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई सेट है तो उसके पॉइंट को लिमिट पॉइंट कब बोला जाएगा, जब वो इनफाइनाइट मैनी टर्म्स कंटेन करेगा उस सीक्वेंस की। वही लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस भी है कि उस ए एन के जो रियल सीक्वेंस है उसके लिए एल को हम लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे उस सीक्वेंस का, अगर एल की नेबरहुड में उस सीक्वेंस के हमारे इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आ रहे हैं। अगर हमारे पास उस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हमारे उस एल में कंटेन्ड हैं, तो वो एल क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा सीक्वेंस आ जाएगा, सॉरी लिमिट पॉइंट आ जाएगा उस एक सीक्वेंस के लिए। हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, एल के नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए ऑफ ए एन की। इसकी एक और डेफिनेशन भी रहती है कि यहाँ पे एक एप्सिलन आता है हमारे पास जो कि 0 से बड़ा है, और हमें पता है एप्सिलन जो होता है वो बहुत ही छोटा नंबर रहता है हमारे पास 0 से बड़ा। तो हमारे पास ए एन किसको बिलोंग करता है बेटा, एल माइनस एप्सिलन कॉमा एल प्लस एप्सिलन। इस वैल्यू को जब ए एन बिलोंग करता है तो ये हमारे पास क्या चाहते हैं, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एन के लिए अगर इस कंडीशन को होल्ड करता है तो ये हमारे पास एल क्या हो जाता है, लिमिट पॉइंट हो जाता है। एल क्या हो जाता है हमारे पास, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस हो जाता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। जितने ज्यादा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आएगा उतना आपको डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं एग्जाम्पल के लिए सीक्वेंस ले रही हूँ कि मेरे सीक्वेंस में टर्म्स हैं 1 2 1 2 1 2, ये रिपीटेडली यही टर्म्स है मेरे सीक्वेंस में। मैंने सीक्वेंस ले लिया बेटा, ए एन, मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये मैंने ए एन सीक्वेंस लिया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखिए बेटा, तो जो अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं बेटा, तो जो ऑड ऑड वाली टर्म है 1 और 2 है,
तो जो ऑड ऑड वाली टर्म्स हैं जैसे 1 1 1 वाली, तो इसके नेबरहुड में वो ऑड ऑड टर्म एग्जिस्ट करेंगी, और इसके नेबरहुड में वो 2 2 2 वाली जो हमारी इवन टर्म्स है वो एग्जिस्ट करेंगी। तो अगर इसको ध्यान से देखें आप, मैं नंबर लाइन वाले को इरेज कर देती हूँ। अगर बच्चा आप इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ऑड नंबर हमें पता है किस तरीके से लिखते हैं, 2n-1, ये होते हैं ना ऑड नंबर। तो a 2n-1 क्या कर रहा है हमारा, किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है l माइनस एप्सिलन, l प्लस एप्सिलन जो है इसके फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये सारे के सारे ऑड वाले, चाहे माइनस वाली टर्म हो 1 से इस साइड वाली, ये इस साइड वाली, सारे 1 के आसपास एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हमारे पास ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि नेबरहुड ऑफ 1 कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस an। तो जहां से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि हमारा 1 क्या आ गया, लिमिट पॉइंट। 1 क्या आ गया हमारा, लिमिट पॉइंट। अगर आप बेटा उसी तरह देखें तो a 2n के लिए अगर हम देखें, 2n हमारे इवन नंबर होते हैं, तो वो भी हमारा किसको बिलोंग करेगा, l माइनस एप्सिलन और l प्लस एप्सिलन को। तो जहां से हमें क्या कंडीशन मिल रही है कि 2 हमारा क्या आ रहा है, लिमिट पॉइंट। 2 हमारा क्या आ रहा है, लिमिट पॉइंट। तो हमारे पास कौन कौन से लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास लिमिट पॉइंट l की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1 और 2, ये हमारे लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे सीक्वेंस के लिए। इन्हीं के बीच में हमारा सीक्वेंस जो है वो लाई कर रहा है, ये हमारे लिमिट पॉइंट्स आ गए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं बेटा। अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं जैसे 1 का, सीक्वेंस 1 का, तो ये कितना आ गया मेरे पास 1 1 1 1 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा, 1 के नेबरहुड में ही ये सारे टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारे पास 1 के नेबरहुड में इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आ गई, तो हमारे पास लिमिट पॉइंट क्या आ गया 1। अगर मैं सीक्वेंस लूं बेटा 0 1 2 0 1 2 अप टू सो ऑन, ये रिपीटेड है, तो यहाँ पे लिमिट पॉइंट क्या आ जाएंगे बेटा, 0 के नेबरहुड में 0 वाले टर्म्स वाले बहुत से पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, तो 0 तो मेरे पास आ गया लिमिट पॉइंट। उसी तरह मेरे 1 के नेबरहुड में 1 वाले टर्म्स के इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे और 2 की 2 वाले, तो मेरे पास 3 लिमिट पॉइंट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं 0 1 एंड 2। तो इस तरीके से हम अपने लिमिट पॉइंट को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर अपॉन वाले टर्म्स आ जाए तो क्या आ जाएगा 1 1/2 1/3 1/4 1/5 अप टू सो ऑन, इस तरीके से आएगा ना बेटा सीक्वेंस हमारा। अब नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, बट इस बार मैं थोड़ा लाइन बेटर ड्रॉ करूंगी क्योंकि आप लोग बना कहेंगे कि कैसी टीचर है, कैसी लाइंस ड्रॉ करती है। ये इस बार सिमेट्रिकल लाइन लेके आएंगे हम आपके लिए। तो ये आ गया बेटा हमारे पास। अब यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 0, वेट अभी लाइन से हटाना भी पड़ेगा, लेट मी डू इस 0, यहाँ पे मेरे पास आ गया 1। अब आप देखें तो 1 से छोटी टर्म्स आ रही है ना, 1 यहाँ पे 0.5 आ रहा है और ये 1 से पीछे वाली टर्म मूव कर रही है, कि हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इस तरीके से कुछ 0 की ओर मूव कर रही है। तो यहाँ पे 1 है बेटा, तो 1 का हाफ कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे 1/2 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ जैसे 1/3 आ जाएगा, यहाँ जैसे 1/4, और इस तरह इन्फिनिटली यहाँ से पहुंचते पहुंचते इस तरह जाते जाते ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, 0 में, 0 के पास पहुंच जाएगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें बेटा, तो 0 का ही नेबरहुड है जिसमें इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आ रही हैं हमारे पास सीक्वेंस की, 1 के में तो नहीं आ रही है, 1 तो यहाँ है, ये है इसका नेबरहुड, इसके तो बहुत दूर जाके हाफ में जाके यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो 1 तो हमारा लिमिट पॉइंट होने से रहा। अब 0 पे जब टेंड कर रही है तो यहाँ पे 0 के, हाँ इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले नेबरहुड में नहीं आएगी, राइट हैंड साइड वाले में ही आएंगी, लेकिन इस तो
कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि लेफ्ट हैंड साइड आ रही है कि राइट हैंड साइड आ रही है। जस्ट हमें ये होना चाहिए कि जो एल हमारे पास आना चाहिए, एल के नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आनी चाहिए। तो अब इस जीरो के इस नेबरहुड में, इस साइड के राइट हैंड साइड वाले नेबरहुड में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आ जाएंगी। तो हमारे पास लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा? लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास? लिमिट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नंबर लाइन पे भी मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया। लेक्चर कुछ ज्यादा लंबा हो गया। ओके, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे। आज हमने अपने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे उनके ऊपर इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहते हैं उनके बारे में पढ़ा, हमने लिमिट पॉइंट के बारे में पढ़ा। अगला लेक्चर जो हम लिमिट पॉइंट से आगे लिमिट से ही स्टार्ट करेंगे, लिमिट ऑफ सीक्वेंस से, लेकिन उसके लिए हमें लिमिट पॉइंट पता होना जरूरी था। तो कल का लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, आपको अच्छा लगा होगा सेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें एक मोटिवेशन देता है कि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। और ड्यू टू वेदर इन हिमाचल प्रदेश थोड़ा हमारा क्लास अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, वाईफाई इतना वर्क नहीं करता है, तो थोड़ा क्लास आगे पीछे हो रहा है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल होता है। डेली आपको मिलेगी तो मिलेगी ही क्लास, चाहे थोड़ा लेट हो जाए बेशक, लेकिन आपने बने रहना है हमारे साथ। वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और जितना हो सके उतना शेयर करना है सभी के साथ जो सेट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे HP सेट की, CSIR नेट की कर रहे हैं, IIT जैम की कर रहे हैं, गेट की कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के साथ भर भर के शेयर कीजिए वीडियो और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।